गुड इवनिंग। बीकॉम फिफ्थ सेम अकाउंट्स कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग लास्ट गुडविल का वैल्यू शेयर्स वैल्यूएशन सीखे थे। तो शेयर्स में हम लोग फर्स्ट मेथड कर रहे हैं, उसमें दो कंसेप्ट क्लियर किए थे। अब बाकी जो कंसेप्ट है फर्स्ट मेथड का वो कंटिन्यू कर लेते हैं। यस। क्वेश्चन 3 बोले थे अब लोग को होमवर्क करने के लिए, है ना। क्वेश्चन 3 बोले थे होमवर्क करने के लिए। इसमें क्या था बोलो तो, ना सभी शेयर को इक्विवेलेंट 1 रुपी शेयर में कन्वर्ट करोगे, फिर वैल्यूएशन हो जाएगा। ओके। अब इसमें तीन कंसेप्ट डिस्कस हो गया था। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था आपका सब ऑल शेयर्स आर फुल्ली पेड अप। फर्स्ट ये था आपका सिचुएशन है। यस, ऑल द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, ऑल द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप एंड सेम डिनोमिनेशन। बेसिक तो यही फॉर्मूला है, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी बाय नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर्स का वैल्यूएशन। तो फिर उसमें नेट एसेट्स जो कैलकुलेशन, उसमें दो अप्रोच बताए थे, एक एसेट्स अप्रोच और एक लायबिलिटी अप्रोच। ठीक है ना। फिर सिचुएशन बी आया, जहां कुछ शेयर्स फुल्ली पेड अप भी है और कुछ पार्टली पेड है। उस पर नोशनल कॉल ऐड करोगे, जो नेट एसेट्स फॉर इक्विटी आएगा उसमें नोशनल कॉल फॉर फ्रॉम पार्टली पेड शेयर्स वो ऐड बैक करोगे तो टोटल फुल्ली पेड वैल्यूएशन मिलेगा। फिर फुल्ली पेड आ गया, उसमें फिर पर शेयर जो नोशनल कॉल था, अनपेड कॉल मनी, वो माइनस कर दो पार्टली पेड वैल्यू। फिर इस बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये दो क्वेश्चंस। फिर सिचुएशन सी आया था जिसमें सभी शेयर्स फुल्ली पेड अप, बट बट क्या था, डिफरेंट डिनोमिनेशन, मतलब फेस वैल्यू डिफरेंट था। तो उसमें कंडीशन ये बोले थे, पहले तो नेट एसेट्स पर इक्विटी जैसे फाइंड करते फाइंड कर लोगे। फिर फिर आप फाइंड करोगे कि ये सभी शेयर्स को 1 रुपी शेयर में स्प्लिट कर दे, तोड़ दे, क्योंकि डिफरेंट वैल्यू था ना, फेस वैल्यू। उसको सब इक्वल करना जरूरी है, नहीं तो फिर वैल्यूएशन नहीं कर पाओगे। तो सबको 1 रुपी शेयर में स्प्लिट कर दो। तो उसमें नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, जितना भी पेड अप कैपिटल, तो उतना ही हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि 1 रुपी से डिवाइड करोगे, सब शेयर्स 1 रुपी का इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब जो नेट एसेट्स आया था, टोटल 1 रुपी शेयर का वैल्यूएशन करो। टोटल नेट एसेट्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ रुपी वन शेयर्स। तो आपको 1 रुपया का शेयर वैल्यू मिल गया। तो जो 10 है, 10 से इंटू कर लोगे, वैल्यू शेयर हो जाएगा। जो 5 है, 5 से करोगे। जो 7 है, वट एवर जो पेड अप वैल्यू, उतना से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू मिल जाएगा, राइट। तो इस बेसिस पे एक सिंपल क्वेश्चन लिए थे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। और इस टाइप का ही क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। ये बोले थे होमवर्क, अब लोग किए होंगे। और किए करने से देखोगे जो आंसर है वो मिल जाना चाहिए, वो आपका आ जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर सभी शेयर्स फुल्ली पेड है, और इसमें फुल्ली पेड है और या पार्टली पेड, वट एवर, इस कंडीशन में कुछ भी हो, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट मिल रहा है, दे आर पार्टिसिपेटिंग। मतलब प्रेफरेंस को भी कुछ सरप्लस प्रॉफिट मिल सकता है। अगर पार्टिसिपेटिंग तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट मिलेगा, लॉस है तो लॉस बियर कर सकता है। अगर अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो वैल्यूएशन में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। क्या चेंजेस, वो हम लोग करेंगे। ये प्रेफरेंस शेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग। ठीक है। ये होने से फर्स्ट मेथड अब टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो सिचुएशन 4 क्या बोल रहे हैं इसमें, इफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर पार्टिसिपेटिंग। मतलब पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या है, पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। तो इस केस में उन लोगों को प्रॉफिट या लॉस भी, यानी कि सिर्फ जो डिविडेंड फिक्स है वही मिलेगा। सरप्लस प्रॉफिट है तो सरप्लस प्रॉफिट पे इनका राइट होगा, और लॉस हो रहे तो लॉस भी इनको बियर करना पड़ेगा। तो इसमें कैसे कैलकुलेशन करोगे? अच्छा, पार्टिसिपेटिंग पता कैसे चलेगा? हम लोग सिर्फ दो चीज देखेंगे। हाँ, कॉर्पोरेट लॉ में कुछ और बता, उसमें सारा बहुत सारे डिटेल्स है कब पार्टिसिपेटिंग होता है प्रेफरेंस होल्डर्स। बट यहाँ हम लोग दो पॉइंट देख के समझ लेंगे कि दे आर पार्टिसिपेटिंग। तो हम लोग वैल्यूएशन इस प्रोसेस से करेंगे। कंडीशंस।
ओके। फिर बता रहा हूँ इसमें कंपनी लॉ में प्रेफरेंस पार्टिसिपेटिंग होने के लिए कुछ प्रोविजंस है, बट यह हम लोग समझेंगे कैसे पार्टिसिपेटिंग, उसके लिए दो कंडीशन देखोगे फुलफिल हो रही या नहीं। एक हो गया आपका, देर इज नो प्रायोरिटी, देर इज नो प्रायोरिटी या प्रायर क्लेम फॉर डिविडेंड। कंपनी अपना होल्डर्स को क्या डिविडेंड देते हैं, लेकिन डिविडेंड पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कोई प्रायोरिटी नहीं है कि फर्स्ट उनको दो, उनका फिक्स डिविडेंड दो, ऐसा नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। मेनली प्रेफरेंस को तो प्रायोरिटी मिलता है ना, लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं है, तो शेयर दे बिहेव लाइक इक्विटी। और सेकंड, नॉर्मली क्या होता है जब लिक्विड हो जाए, लिक्विडेशन मतलब कंपनी वाइंडिंग अप, क्लोज हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, तो इस केस में एसेट्स बेच के लायबिलिटी पे करेंगे, लायबिलिटी एक्सटर्नल पे करने के बाद प्रोपाइटर को पे किया जाता है। तो प्रोपाइटर को कैपिटल जब रीपे किया जाता है, उसमें भी प्रायोरिटी दिया जाता है प्रेफरेंस को पहले पे करना, ये प्रायोरिटी भी नहीं है। तो समझ लेना, द बिहेव जस्ट लाइक इक्विटी, ऑर्डिनरी शेयर्स की तरह बिहेव हो रहा है, तो इस केस में पार्टिसिपेटिंग माना जाएगा। तो क्वेश्चन में ये टर्म्स यूज करेगा तो समझ लेना वो पार्टिसिपेटिंग। और नो प्रायर क्लेम, नो प्रायोरिटी या प्रायर क्लेम, प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। ठीक है, जब कंपनी लिक्विड होता है, लिक्विड मतलब डिसॉल्व होता है, क्लोज होता है, वाइंडिंग अप, तो इस केस में कैपिटल रिपेमेंट में प्रेफरेंस को कोई प्रायोरिटी नहीं मिल रहा है। तो इस केस में हम लोग अगर ऐसा कुछ कंडीशन क्वेश्चन में दे दिया ना, तो समझ लेना दे आर पार्टिसिपेटिंग। बस ये तो समझ में आया कब हम लोग इस कैलकुलेशन प्रोसेस में चेंज लेके आएंगे। नाउ अब देखेंगे इसमें वैल्यूएशन कैसे करेंगे। नाउ स्टेप फॉर वैल्यूएशन, स्टेप वन, अब फाइंड करोगे सरप्लस असेट्स। सरप्लस असेट्स इज सिंपली एक्स्ट्रा प्रॉफिट, मतलब कैपिटल से जो एक्स्ट्रा होता है ना, उसको बोलोगे कि सरप्लस कैपिटल, दैट इज कॉल्ड नथिंग बट प्रॉफिट, दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट, मतलब रिटेन प्रॉफिट। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड सरप्लस असेट्स एंड allocate is and allocate surplus assets among equity and preference shareholders in their participating ratio। क्या करोगे, सरप्लस एसेट्स फाइंड करोगे, आफ्टर दैट जो भी सरप्लस एसेट्स आया इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सरप्लस एसेट बोलो ना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, तो इस सरप्लस एसेट्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, इक्विटी और प्रेफरेंस, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इन देयर पार्टिसिपेटिंग रेशियो। ये पार्टिसिपेटिंग रेशियो क्वेश्चन में मेंशन कर सकता है, अगर नहीं करेगा तो क्या करोगे वो हम अभी बता देंगे। तो बोल दिया कि प्रेफरेंस है पार्टिसिपेटिंग फॉर 20% सरप्लस प्रॉफिट। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग रेशियो प्रेफरेंस इज 20%। तो बस हो गया, जो भी सरप्लस उसका 20% प्रेफरेंस का हो जाएगा, इक्विटी का 80%। तो इस तरह रेशियो देता है। ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे, अब कैपिटल देख लोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है और इक्विटी शेयर कैपिटल है। पेड अप कैपिटल प्रेफरेंस है 5 लाख और इक्विटी है 10 लाख, तो 5:10, मतलब 5/15, मतलब 1/3 हो गया प्रेफरेंस, और 10/15 2/3 हो गया आपका इक्विटी। 5:10 1:2 रेशियो हो गया ना। तो जो भी सरप्लस असेट्स 1:2 वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे।
तो क्या बोले, जहां पार्टिसिपेटिंग रेशियो है तो रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, और रेशियो नहीं है पार्टिसिपेटिंग तो आप क्या करोगे, से रेशियो नहीं होने से देख लोगे कैपिटल कितना पेड ऑफ है, अकॉर्डिंग टू दैट रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो सर सरप्लस एसेट्स कैसे फाइंड होगा ना, आप नेट एसेट्स ऑफ कंपनी फाइंड कर लो, ये चीज फाइंड कर रहा हूं, नेट एसेट्स ऑफ कंपनी। ओके, नेट एसेट्स ऑफ कंपनी, एसेट्स अप्रोच या लायबिलिटी अप्रोच, मैंने दोनों अप्रोच से बताए थे, यहां देखो ना, ये एसेट्स अप्रोच, नेट एसेट्स ऑफ कंपनी, ये है ना नेट एसेट्स, इससे लेस किए थे प्रेफरेंस होल्डर्स क्लेम, तो नेट एसेट्स इक्विटी मिला था। तो फर्स्ट अब नेट एसेट्स ऑफ कंपनी, चाहे एसेट्स अप्रोच हो या लायबिलिटी अप्रोच हो, नेट एसेट्स ऑफ कंपनी ये फाइंड कर लोगे। अब यहां से ना हम लोग को सरप्लस देखना है, तो कैपिटल माइनस कर दोगे, टोटल कैपिटल, नेट एसेट्स ऑफ कंपनी कितना देख लो, इससे लेस कर दो पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी। तो हम इसमें कैपिटल बोल रहे हैं, मतलब बोथ इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। तो कंपनी बैलेंस शीट में देख लो, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिए और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिए, ये दोनों माइनस कर देना, और ये दोनों माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा सरप्लस एसेट्स, सरप्लस एसेट्स इतना ना। अगर ये सरप्लस एसेट्स नेगेटिव आया तो सरप्लस एसेट्स से लिखोगे नेगेटिव, मतलब लॉस है अल्टीमेटली, पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव है तो लॉस है, बट लॉस होने से इग्नोर नहीं करोगे कि जीरो आ गया, नहीं, नेगेटिव तो नेगेटिव ही कंसिडर करोगे, पॉजिटिव तो पॉजिटिव कंसिडर करोगे, ठीक है, यस। एंड देयरफॉर इसको एलोकेट कर दोगे, जो बोले ना पार्टिसिपेटिंग रेशियो है, सरप्लस को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, इक्विटी का कितना और प्रेफरेंस का कितना, राइट। अब नाउ वैल्यूएशन, अब वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस ये जो सरप्लस एसेट्स में से जो प्रेफरेंस का पोर्शन है शेयर, तो ऐड करेंगे ओह सरप्लस एसेट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये प्रेफरेंस का वैल्यूएशन हो गया, क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस सरप्लस एसेट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये जो सरप्लस में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कितना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे ना, डिवाइड बाय टोटल प्रेफरेंस शेयर्स, ये मिलेगा आपको वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और एकदम सेम वे से वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर भी फाइंड करोगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस सरप्लस एसेट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, surplus assets of equity share holders divide by number of equity shares, right। तो इससे मिल जाएगा वैल्यू ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर एज वेल एज इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर में कुछ चेंज हो सकता है, इसमें मान लो कुछ पार्टली पेड है तो नोशनल कॉल ऐड कर लोगे, इधर इस यहीं पे ऐड कर लोगे नोशनल कॉल, नोशनल कॉल फ्रॉम पार्टली पेड शेयर्स, पार्टली पेड शेयर्स, अगर पार्टली पेड भी है, ठीक है, और सभी शेयर्स फुल्ली सॉरी, सभी शेयर फुल्ली पेड बट डिफरेंट डिनोमिनेशन। तो इस केस में अगर डिफरेंट डिनोमिनेशन तो उसमें क्या करोगे, नोशनल कॉल तो जोड़ना नहीं है, लेकिन उसमें सारा शेयर को 1 रुपए में तोड़ दो, 1 रुपए का वैल्यूएशन करोगे, फिर उसमें मल्टीप्लाई कर, जैसे ऊपर का सिचुएशन किए थे, ठीक है, यस। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है, तो ये था रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर, यह प्रेफरेंस शेयर वैल्यूएशन में भी कैलकुलेशन आ जाएगा, ये समझ में आया, यस। नाउ आगे कंटिन्यू करें, नाउ क्वेश्चन, क्वेश्चन अपना मैथ का ही लेंगे, क्वेश्चन में
4 एंड 5 ये दोनों इसी बेसिस पे ही है, इसी से ही है, मतलब पार्टिसिपेटिंग से है। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 कर लेते हैं, और 5 दोनों ही कर लेंगे बाद में, 5 बाद में कर लेंगे, अभी 4 करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग दूसरा मेथड सीखेंगे, एक बार सारा मेथड हो जाए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया? बैलेंस शीट दिया, और जहां कंप्लीट बैलेंस शीट मैंने क्या बताए थे, एसेट्स अप्रोच फॉलो करना। तो कैलकुलेशन करेंगे, या नेट एसेट्स नहीं फाइंड कर रहे हैं, इसमें फाइंड करेंगे सरप्लस एसेट्स। ठीक है, सरप्लस एसेट्स, सरप्लस एसेट्स ऑफ कंपनी का नाम है आईएनसी लिमिटेड। नेट एसेट्स ऑफ कंपनी तो करना ही होगा, उससे कैपिटल दोनों माइनस करोगे ना, तो फिर एसेट्स अप्रोच से नेट एसेट्स फाइंड कर लो। तो नेट एसेट्स फाइंड करने के लिए क्या देखना है? एसेट्स देखो, सारा एसेट्स का वैल्यू फिक्टिशियस छोड़ोगे, बाकी सारा एज इट इज लिखते जाओगे। मार्केट वैल्यू तो मार्केट वैल्यू, और नहीं तो बुक वैल्यू। नो, एक चीज इसमें ध्यान दो, इस क्वेश्चन में द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ आईएनसी लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 2015। बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, सभी एसेट्स तो लिखेंगे, लेकिन चेंज जहां है वही बिल्डिंग का वैल्यू में दे दिए, तो हम लोग जो मार्केट वैल्यू दिए वही लिखेंगे। बाकी सब में नहीं है तो बुक वैल्यू कर लेंगे। और एक चीज, गुडविल नहीं दिया तो यू शुड इग्नोर इट, गुडविल वैल्यूएशन का कुछ मेथड भी नहीं बताया, तो गुडविल को हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, यस। तो बिल्डिंग सबसे पहले है बिल्डिंग, और बिल्डिंग का वैल्यू दे दिया 3 लाख। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट, प्लांट में कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज 150। आफ्टर दैट फर्नीचर, फर्नीचर में है 50,000। फर्नीचर के बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ये 30,000। एंड करंट एसेट्स, बोले ना और कोई एसेट्स में चेंजेस नहीं है, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में भी 3,20,000, नो चेंजेस इन एसेट्स। तो सबको ऐड करो तो आपको क्या मिल रहा है देखो, 320, 50, 350, 4 लाख, 550, 850, टोटल कितना? 8,50,000 लेस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। क्या लेस करना है? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में क्या क्या है? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ओनली करंट लाइबिलिटीज है, नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब लोन एक्सेट्रा है नहीं, सिर्फ करंट लाइबिलिटी, और कोई एडिशनल नॉन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी नहीं है। तो लेस कर दो इससे करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी वाज 150। तो नेट एसेट सब कंपनी, नेट एसेट सब, सॉरी, कंपनी, हाउ मच? इट इज 7 लाख, राइट। अब इससे लेस कर देते, टोटल पेड अप कैपिटल लेस करोगे तो सरप्लस एसेट्स मिलेगा। ठीक है, लेस पेड अप कैपिटल, कैपिटल, तो कैपिटल में बोथ लेंगे, इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल, एक बार इनसाइड लिखेंगे। इक्विटी में देखो, पहले तो प्रेफरेंस दे उसको छोड़ दो। इक्विटी में एक तो 2 लाख और एक 1 लाख पार्टली पेड है। अब फिलहाल कितना पेड अप है? 3 लाख। 2 लाख फुल्ली पेड था, 1 लाख पार्टली पेड है, तो टोटल हाउ मच? 3 लाख। और एक है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिस इज ऑल्सो 2 लाख, तो 2, 3, 5 लाख, 5 लाख ये माइनस कर देना, 7 लाख माइनस 5 लाख, 2 लाख, और ये 2 लाख हो गया आपका सरप्लस
एसेट्स। ठीक है, सरप्लस एसेट्स फाइंड कर लिए। कितना है सरप्लस एसेट्स? 2 लाख। अब नीचे पढ़ो तो पार्टिसिपेटिंग क्या दिया है? प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन 25% ऑफ सरप्लस एसेट्स। तो जो सरप्लस एसेट्स फाइंड किए इसमें से 25% हो गया इक्व प्रेफरेंस का, तो बाकी 75% इक्विटी होल्डर्स का। नाउ सरप्लस एसेट्स ऑफ, therefore surplus assets for preference shareholder equal to 2 lakh into 2 lakh into कितना परसेंट? 25%, 1/4, 50,000, and surplus assets for equity shareholders 2 lakh into 75%, that is allocate किए इक्विटी में और प्रेफरेंस शेयर में, राइट? नाउ तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर। नाउ वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इक्वल टू, एक बार फॉर्मूला लिखोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस सरप्लस एसेट्स फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, है ना? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस सरप्लस एसेट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो इससे मिल जाएगा वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, राइट? तो बोलो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था? 2 लाख प्लस सरप्लस एसेट्स प्रेफरेंस 50,000, 50, सॉरी हम 2,50,000 लिख रहे हैं, 50,000। हाँ, दोनों जोड़ने से 250 होता है, डिवाइड बाय, अब एक बार क्वेश्चन देख लो, प्रेफरेंस शेयर 2 लाख और 10 इंच डिवाइड बाय 10 मतलब 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स, तो 20,000 से डिवाइड करो, 2,50,000 डिवाइड बाय 20,000, है ना? 4 0 कैंसिल, 25/2, 12.5। ठीक है, कितना आ रहा है इसमें? 12.5। तो एक एक प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू मिल गया हम लोग को, कितना मिला? 12.5, राइट? नेक्स्ट, अब इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ बी, डी, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फुल्ली पेड। क्योंकि इसमें देखो इक्विटी में दो अलग अलग है, एक पार्टली पेड है और एक फुल्ली पेड है, तो पार्टली पेड से कॉल करोगे फुल्ली पेड हो जाएगा ना। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस सरप्लस एसेट्स फॉर इक्विटी होल्डर्स प्लस जितना भी पार्टली पेड उनसे कॉल करोगे नोशनल कॉल फॉर पार्टली पेड शेयर्स, प्लस करोगे नोशनल कॉल फ्रॉम पार्टली पेड शेयर्स और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट? यस सर। तो इक्विटी कैपिटल कितना था पेड अप? 3 लाख, ये है 3 लाख प्लस सरप्लस पर इक्विटी कितना है? 150 प्लस, अब क्वेश्चन में देखते हैं कितना शेयर्स पार्टली पेड है, उनसे कॉल करेंगे तो कॉल मनी कितना मिलना चाहिए नोशनल कॉल। पहले दिया था दो अलग अलग इक्विटी दिया था, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 इज फुल्ली पेड 2 लाख, तो 2 लाख बाय 10 तो 20,000 शेयर था, नीचे भी लिख लेते टोटल नंबर। एक तो 20,000 फुल्ली पेड था, प्लस और भी कुछ था, इक्विटी से 10 इज बट ओनली 5 पेड अप, 5 पेड अप 1 लाख दे रहे, तो 1 लाख को 5 से डिवाइड करो, 1 लाख बाय 5, ये भी 20,000 शेयर होता है, 20,000 इंटू 5 1 लाख है ना? यस। बट ये 20,000 शेयर पार्टली पेड था और उनसे 5 रुपया और कॉल करना है, क्योंकि 10 में से 5 ही कॉल हो गया था, पेड अप हो गया, और अब आगे और 5 पेड अप कॉल करोगे तभी ना फुल्ली पेड होएगा। तो 20,000 से 5 नोशनल कॉल मिलेगा और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 ऑलरेडी फुल्ली पेड था, 20,000 ये पार्टली पेड को भी फुल्ली पेड कर लिए, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बोलो कितना आ गया? 40,000। अब सबको जोड़ो ऊपर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर जोड़ के डिवाइड कर दो, तो दैट इज देयरफॉर ये वैल्यू हो रहा है आपका, कितना वैल्यू हो रहा है?
टू 20,000 इंटू 5, 1 लाख 150, 253, 550, टोटल कितना है? 5,50,000 डिवाइड बाई 40,000, राइट? तो 550 को डिवाइड करोगे 40,000 से, 550 को 40,000 से डिवाइड कर दोगे, मिल जाएगा वैल्यू से। अरे 5,50,000 डिवाइड बाई 40,000 इज 13.75। तो जो पार्टली सॉरी फुल्ली पेड शेयर, ये फुल्ली पेड शेयर का वैल्यू है। एंड वैल्यू ऑफ पार्टली पेड शेयर, वैल्यू ऑफ पार्टली पेड शेयर, फुल्ली पेड शेयर, अनपेड कॉल माइनस करोगे 5 रुपीज तो पे नहीं हुआ ना। फुल्ली पेड वैल्यू, फुल्ली पेड वैल्यू माइनस अनपेड कॉल मनी या अनकॉल्ड कॉल मनी पर शेयर, फुल्ली पेड 13.75, और नोशनल कॉल बोलो कितना, 5 रुपया आपस में सिर्फ नोशनल कॉल बोल के जोड़ लिए थे, तो माइनस कर देना 8.75। तो ए आंसर हो गया। प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू है 12.5, इक्विटी शेयर वैल्यू फुल्ली पेड 13.75, इक्विटी शेयर वैल्यू पार्टली पेड 8.75, राइट? तो हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में एक पार्ट कंप्लीट कर लिए, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू या एसेट बैकिंग मेथड कंप्लीट हो गया, ठीक है? और इस मेथड से क्वेश्चन 5 है, आगे बहुत सारे मिलेगा, सब फेयर वैल्यू तो इंट्रिंसिक यील्ड सभी करोगे। अब हम लोग सेकेंड मेथड में जाते हैं। सेकेंड मेथड का नाम था अर्निंग कैपेसिटी मेथड। सेकेंड मेथड का नाम क्या दिए थे हम लोग? बहुत कुछ सीख लिए थे, यहां से शुरू किए थे। यस, वैल्यूएशन ऑफ गुडलैंड शेयर। सेकेंड मेथड ये यील्ड मेथड या अर्निंग कैपेसिटी मेथड, यील्ड मेथड या अर्निंग कैपेसिटी मेथड या मार्केट वैल्यू मेथड, ठीक है? तो अब लिखते हैं यील्ड मेथड। बी, यील्ड मतलब रिटर्न, ठीक है? यील्ड मेथड, रिटर्न क्या मिलते हैं? प्रॉफिट या डिविडेंड, दोनों में से कोई भी हो सकता है, या अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी या मार्केट वैल्यू मेथड। ओके, इसमें एक बेस हो गया प्रॉफिट और एक बेस हो गया आपका डिविडेंड। तो बेस्ड ऑन प्रॉफिट, इसको ये भी बोलता है अर्निंग यील्ड, रिटर्न ऑन अर्निंग। अर्निंग में क्या रिटर्न रेट, उस बेसिस पे करना है, ठीक है? और एक होता है बेस्ड ऑन डिविडेंड, तो डिविडेंड यील्ड। ओके, तो इस बेसिस पे जब वैल्यूएशन करोगे, कैसे वैल्यूएशन करोगे ना? वैल्यू ऑफ शेयर बेस्ड ऑन प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट बेस कौन फॉलो करेगा, ये भी एक पॉइंट है। तो जनरली फॉलोड बाय मेजर होल्डर्स। एक कंपनी में मेजर शेयर होल्ड कर रहे हो, मतलब कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है आपके पास, तो आप ये फॉलो करोगे। या आप कंपनी का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लेना चाहते हो तो उसका वैल्यूएशन करो, उनका इंटरेस्ट हम लेना चाहेंगे तो हम कितना वैल्यू पे करेंगे उसको कंट्रोल लेने के लिए, तो उसमें ऑलवेज अर्निंग बेस पे कैलकुलेशन करोगे, ठीक है? और अगर आप माइनॉरिटी फ्यू होल्ड शेयर होल्ड कर रहे हो, माइनॉरिटी होल्डर्स, आपके पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं है, आपके पास वोटिंग राइट तो है लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो इस केस में आप डिविडेंड बेस पे करोगे, ठीक है? तो क्या बेसिस हो रहा है? एक तो अर्निंग बेसिस पे अर्निंग यील्ड, दूसरा डिविडेंड यील्ड। तो अर्निंग यील्ड कौन फॉलो करते हैं, मतलब अर्निंग बेसिस पे कौन कैलकुलेशन करेंगे? प्रॉफिट बेसिस पे। अगर मेजर स्टेक होल्डर हो आप, तो मतलब कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है आपके पास, तो आप फॉलो करोगे। या किसी कंपनी का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लेना चाहते हो तो उनको बाई करोगे, तो क्या प्राइस देना चाहोगे, ठीक है ना? दैट वैल्यू कोई कैलकुलेशन हो रहे, तो दैट कैलकुलेशन शुड बी इन सच ए वे, वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर
एक एक शेयर का वैल्यू। इसमें तीन मैं फॉर्मूला दूंगा। एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट में अर्निंग डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। एक एक शेयर का क्या पेड अप वैल्यू है वो इनटू कर लोगे तो वैल्यू ऑफ शेयर मिल जाएगी। फॉर्मूला क्या हो गया? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट या नॉर्मल अर्निंग इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। इक्विटी होल्डर्स कितना अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कंपनी का, वो हो गया एक्सपेक्टेड रेट, फाइंड करेंगे। नॉर्मल रेट तो इंडस्ट्री रेट क्या है, ठीक है, एवरेज इंडस्ट्री में क्या रेट है रिटर्न का, वो आपका नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इनटू पेड अप कैपिटल पर शेयर। फुल्ली पेड तो फुल्ली पेड वैल्यू मल्टीप्लाई कर लोगे, 10 फुल्ली पेड 10 मल्टीप्लाई करोगे, बट 10 रुपीज ओनली 7 पेड अप है तो 7 से मल्टीप्लाई कर लोगे, यानी कि फुल्ली पेड माइनस अनकॉल कॉल मनी, इसमें वो नहीं करोगे। जितना पेड अप वैल्यू वो मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू आ जाएगा आपका, राइट। एंड और ऑल्टरनेटिवली वैल्यू ऑफ शेयर होता है आपका ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, इनटू पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। 6 सेमेस्टर में सब रेशियो सीखोगे, ईपीएस कैलकुलेशन, प्राइस अर्निंग रेशियो। यहाँ ईपीएस तो कैलकुलेशन करना सीखना होगा, पी रेशियो को दे देगा, नहीं तो फिर आप वैल्यू नहीं कर पाओगे। तो पी रेशियो मस्ट बी गिवन टू यू, पी रेशियो के साथ ईपीएस मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू ऑफ शेयर मिल जाएगा। एंड और अल्टरनेटिवली, और वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू ईपीएस डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट या नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इनटू 100, ईपीएस बाय नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इनटू 100, ठीक है। इससे भी मिल जाएगा कि एक एक शेयर का वैल्यू कितना। यस, समझ में आया? तो तीन में से कोई भी एक फॉलो करोगे। सर क्या फॉलो करोगे? जनरली फर्स्ट फॉर्मूला सब में अप्लाई होता है और सेकंड थर्ड अप्लाई होता है इफ शेयर्स आर फुल्ली पेड अप और फुल्ली पेड अप, ठीक है। अगर शेयर फुल्ली पेड अप है तो सेकंड अप्लाई करोगे। एंड वन मोर थिंग अगेन, अगर आपको पी रेशियो दे दिया है तो अप्लाई करना होगा। पी रेशियो नहीं दिया है तो अब इस केस में फर्स्ट या थर्ड कुछ भी अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब जब फुल्ली पेड है। और कुछ फुल्ली पेड है कुछ पार्टली पेड है तो उस केस में ऑलवेज फास्ट अप्लाई करोगे, ठीक है। यस, तो क्या बोले, सब में अप्लाई हो जाएगा फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड तभी करोगे जब क्वेश्चन में पी रेशियो दिया जाएगा, और थर्ड तब करोगे फुल्ली पेड है तभी, है ना, कर सकते हो। पार्टली पेड में थर्ड अप्लाई नहीं कर सकते हो। फर्स्ट केस में चाहे फुल्ली पेड पार्टली पेड सभी अप्लाई कर सकते हो, राइट। ये था वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट बेस पे। तो हम लोग को चाहिए दो चीज, एक ईपीएस फाइंड, दोनों में लास्ट टू में ईपीएस फाइंड करना, अर्निंग पर शेयर, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग, वट एवर, आइदर ईपीएस और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग फाइंड करोगे तो वैल्यू मिल जाएगा। तो देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करोगे। नोट, कैलकुलेशन ऑफ, नोट लिख लेते हैं, नोट, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग। क्या फाइंड करोगे? ईपीएस और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग, ये फाइंड करोगे, राइट। कैसे करेंगे सर? तो लिखो, एवरेज ईबीडीआईटी, इबिटा भी बोलता है कोई, डेप्रिसिएशन अलाउंस एंड टैक्स, ठीक है, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स अलाउंस, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक्चुअली क्वेश्चन में किसी भी स्टेज से आपको करना हो सकता है, हम इस स्टेज से कैलकुलेशन दिखा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में आया ईबीडीआईटी से, तो एवरेज कर लोगे, लास्ट 3-4 साल दे दिया, एवरेज देख लो ईबीडीआईटी कितना दे दिया है, तो इससे लेस करोगे। ईबीडीआईटी का मतलब फुल फॉर्म क्या बोले? अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा, साइड में लिख देंगे एक बार, ये था प्रॉफिट बिफोर या अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन
इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, ई बी डी आई टी, राइट, ई बी डी आई टी। तो इससे सबसे पहले डिप्रिसिएशन लेस करोगे। अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन था ना, तो डिप्रिसिएशन लेस कर देना। एसेट्स में कोई डिप्रिसिएशन चार्ज होता है तो कितना डिप्रिसिएशन लेस कर देना। तो ईबीडीआईटी से डी चला गया तो बचा क्या, ईबीआईटी। ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स, और नहीं लिख रहे हैं, आई हट गया तो क्या बचेगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और इसको कोई बोलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसका दूसरा नाम क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट है। ओके, नेक्स्ट। अब ईबीडीआईटी से फिर आई लेस करोगे, इंटरेस्ट लेस फिनांस कॉस्ट या इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये माइनस कर देना। ओके, तो आई इंटरेस्ट, फिनांस कॉस्ट की जगह इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होता है एक्चुअली, तो आई माइनस हो गया। आई माइनस हो गया तो बचा क्या, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब यहाँ ई नहीं लिख के पी भी लिख सकते, पीबीटी। और ईबीटी लिखो पीबीटी लिखो, एक ही तो बात है। लेस, अब टैक्स लेस करना होगा, फिर लेस कर दो टैक्स, सर्टेन परसेंटेज ऑफ फिर बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स। इस पे टैक्स रेट दे दिया तो टैक्स के हिसाब से कर लो। क्वेश्चन में टैक्स रेट दे देगा, नहीं देने से 30% एस्टिमेट कर सकते हो, मेंशन कर लेना, एज्यूम रेट ऑफ टैक्स 30%। क्योंकि पहले ना एजम्पशन ऑफ 50% टैक्स रेट लेते थे, अब उतना टैक्स ही नहीं है, कॉर्पोरेट पे कंपनी को इतना टैक्स नहीं देना होता है। तो टैक्स रेट जब कम हो गया तो अभी का रेट अप्लाई करेंगे। फिर बात बोल रहा हूँ, ये हम लोग अकाउंट्स कर रहे हैं, टैक्स नहीं कर रहे हैं। टैक्स है तो प्रॉपर जो रेट है उसके वही फॉलो करना होता है हर असेसमेंट ईयर में। लेकिन यहाँ कुछ भी एक एजम्पशन ले लेना, कहीं पे 40% 50% भी तो एजम्पशन लेते, बट हम बोल रहे हैं 30% एजम्पशन अभी लेके कर सकते हो, टैक्स माइनस कर देना। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, ई ए टी या पी ए टी, ठीक है, एवरेज, ये सारा एवरेज ही है। तो आपको एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया। अब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यही तो प्रॉफिट हो गया कंपनी का, है ना। अब इस प्रॉफिट में से सबसे पहले किसको, इसमें से कुछ ट्रांसफर करते रिजर्व में, अगर ट्रांसफर किए तो हम लोग वो भी ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन ये ठीक नहीं है, बट इस क्वेश्चन में अगर दे रहे दिस मच प्रॉफिट वैल्यूएशन पर्पस में लेस करेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, लेस ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, सर्टन पार्ट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर बोल दिए कि परसेंटेज ऑफ पैट, जो पैट है इसमें से 20% रिजर्व फर्म में ट्रांसफर कर दो, 10% रिजर्व में ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, जो रिजर्व में, तो अब ट्रांसफर कर दो। तो प्रॉफिट में से जितना रिजर्व में ट्रांसफर क्यों माइनस कर दिए, तो बाकी क्या होगा, बाकी एक तो रिजर्व रखे, बाकी डिस्ट्रीब्यूटेबल हो गया, अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज ए डिविडेंड। तो रिमेनिंग प्रॉफिट आप लिखोगे डिस्ट्रीब्यूटेबल, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या मिलेगा आपको, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यस। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फर्स्ट किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रेफरेंस को, लेस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या बोल के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है ना। अब इसमें एरियर है या नहीं देखना है, अरे प्रॉफिट आया तो डिविडेंड देंगे प्रेफरेंस को, जिस रेट से है वो देने के बाद बाकी इक्विटी को देंगे ना, तो लेस कर दोगे प्रेफरेंस डिविडेंड। यानी कि एरियर है तभी करोगे, नहीं अरे प्रेफरेंस डिविडेंड, अरे प्रॉफिट है ना, आपने टैक्स रिजर्व में ट्रांसफर किया, बाकी प्रॉफिट में से सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड देना हुआ तो फिक्स डिविडेंड होता है। हाँ, पार्टिसिपेटिंग है तो उसमें अलग केस है। सरप्लस एसेट्स में से ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आया, इसमें से कितना परसेंट प्रेफरेंस का है वो प्रेफरेंस में जोड़ लेंगे, बाकी इक्विटी का। बट यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करोगे तो कैसे करोगे ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इनटू रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है उससे पहले लिखा रहता है ना डिविडेंड रेट, तो उससे फाइंड कर लो और ये लिस्ट कर दो। एंड द बैलेंस प्रॉफिट, ये जो बैलेंस प्रॉफिट ये हो गया आपका प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी होल्डर्स के लिए प्रॉफिट इतना अवेलेबल है।
ओके। अब इस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे। ये जो प्रॉफिट आया इसको डिवाइड कर देंगे कितना से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो ईपीएस आ जाएगा। देखो ईपीएस, एक्चुअली ईपीएस कैलकुलेशन है जो पैट आया ना, उससे लेस करते थे प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। लेकिन यहाँ प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूटेबल है देखना है, तो जो रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं तो अगर बोल दिया तो लेस कर देना। ओके यस, तो ईपीएस इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ईपीएस मिल गया। अब ईपीएस मिल गया तो ईपीएस से प्राइस अर्निंग रेशियो क्वेश्चन में दे दिया, मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर। या नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट दे दिया आपको, तो ईपीएस को डिवाइड कर दो, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज कर दो, आ जाएगा, इनटू 100 करोगे तो आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी इक्विटी शेयर, राइट। और अगर एक्सपेक्टेड रेट फाइंड करना है तो हम इधर साइड में लिखते हैं एक्सपेक्टेड रेट कैसे करोगे। ना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग, दैट शुड बी, ये जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स, यही चीज फाइंड करेंगे, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय पेड अप कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसमें कैपिटल वैल्यू लिख रहे हैं पेड अप, ठीक है ना, उसमें नंबर ऑफ शेयर्स लिख रहे थे तो ईपीएस आया, तो डिवाइड बाय कैपिटल इन 200, तो रेट ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कैसे फाइंड करोगे, जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स डिवाइड बाय कैपिटल वैल्यू, पेड अप कैपिटल वैल्यू लिखोगे इन 200 करोगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। और ये मिल गया तो फॉर्मूला में पुट कर देना, फर्स्ट फॉर्मूला में पुट कर दोगे एक्सपेक्टेड रेट बाय नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू, राइट। नॉर्मल रेट तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं तो ये कर ही नहीं सकते वैल्यूएशन, समझ में आया ना। यस, या नॉर्मल रेट नहीं दे रहे तो पी रेशियो आपको देगा, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं कर सकते हो। और क्वेश्चन में कैसे, तो एवरेज प्रॉफिट को दिया रहेगा। अब क्वेश्चन में ईबीडीआईटी से ही ऑलवेज देगा आपको मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ऑलवेज यानी कि ईबीडीआईटी से आपको दे रहे हैं, नहीं हो सकता है ईबीआईटी से दे दिया तो ईबीआईटी से आगे प्रोसीड करोगे, हो सकता है पैड दे दिया है तो पैड से कैलकुलेशन करोगे, हो सकता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया, तो कौन सा स्टेज से कैलकुलेशन करना होगा वो आप क्वेश्चन देख के समझोगे, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करोगे, ठीक है ना। यस, तो इस बेसिस पे कैलकुलेशन तभी करोगे अगर वो मेजर शेयर होल्डर्स है, वो वैल्यूएशन करना चाहते हैं, या किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट अभी नहीं किए लेकिन करना चाहते हो मेजर, मतलब उस कंपनी का कंट्रोल आप लेना चाहते हो, मेजर शेयर बाई करना चाहते हो, मतलब मेजर मतलब 50 से ज्यादा 51% और उससे अब आप शेयर आप बाई करना चाहते हो, तो इस केस में मेजोरिटी स्टॉक आपके पास हो जाएगा ना, तो आप तब वैल्यूएशन जनरली करोगे किस बेसिस पे, अर्निंग बेसिस पे करोगे, राइट। अब आ जाते हैं सेकंड, बेस्ड ऑन प्रॉफिट किए थे ना, अब बेस्ड ऑन डिविडेंड, तो दोनों हो जाएगा। और ये दोनों हो गया तो बस सेकंड मेथड आपका कंप्लीट, ठीक है, मतलब अर्निंग कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगा। नाउ सेकंड लिखो बेस्ड ऑन डिविडेंड, ये वन, सॉरी वन था बेस्ड ऑन प्रॉफिट, टू बेस्ड ऑन डिविडेंड या डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड बेसिस, ठीक है। इसमें क्या बोले थे, बेस्ड ऑन प्रॉफिट, क्या बोले थे इसमें, बेस्ड ऑन प्रॉफिट या अर्निंग यील्ड। और एक कौन फॉलो करते, वो लोग कौन फॉलो करते, मेजोरिटी होल्डर्स। और इसमें बाय माइनॉरिटी होल्डर्स, या जिनके पास मतलब कंट्रोलेबल शेयर्स नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने ये मेथड फॉलो करेंगे, बेस्ड ऑन डिविडेंड वैल्यूएशन करेंगे। मेथड तो यील्ड वैल्यू मेथड, अर्निंग कैपेसिटी मेथड, ठीक है ना। तो इसमें वैल्यूएशन शेयर कैसे करोगे, वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू, फिर बता रहा हूं शेयर मतलब इक्विटी ऑर्डिनरी शेयर, ठीक है ना,
तो दैट शुड बी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, जैसे प्रॉफिट का ना ऐसे ही फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ शेयर अंडर डिविडेंड यील्ड बेसिस, राइट। जैसे अर्निंग्स, तो अर्निंग्स का भी यही फॉर्मूला था, ठीक है ना। नेक्स्ट, और ऑल्टरनेटिवली एक फॉर्मूला, इसमें दो, दो में से कोई भी एक। ऑल्टरनेटिवली क्या आएगा, डीपीएस, उसमें ईपीएस लिए थे तो इसमें लेंगे डीपीएस, एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑब्वियसली, डीपीएस पर मतलब डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू 100, राइट। डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू 100, ओके। बस ये दोनों में से कोई भी एक अप्लाई करोगे, आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है ना। कहाँ क्या अप्लाई करोगे, यस कुछ पार्टली पेड है तो बेटर होगा फास्ट अप्लाई कर दो, और कुछ पार्टली पेड और फुल्ली पेड भी है, ठीक है ना, तो उसमें फास्ट ही अप्लाई करोगे। और फुल्ली पेड ऑनली, तो इस केस में आप फास्ट या सेकंड कोई भी एक अप्लाई कर सकते हो, राइट। यस सर, तो एक्सपेक्टेड रेट कैसे फाइंड करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड आपको दिया जाएगा, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड या डीपीएस फाइंड करोगे आप, ठीक है ना। तो नोट, इसके लिए नोट आ रहा है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड या डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। तो हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड मतलब क्या हो रहा है, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड। सर एवरेज रेट मतलब आपको लास्ट 4 इयर्स, इससे पहले 4 साल का डिविडेंड रेट दे दिए, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर में 12% डिविडेंड डिक्लेयर किए थे, नेक्स्ट ईयर में 18%, नेक्स्ट ईयर 20%, फिर आपका 15%। तो चारों को जोड़ो, डिवाइड बाय 4। अब हो सकता है इसमें सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज। अगर डिविडेंड रेट ऑलवेज बढ़ते जा रहे हैं ना, ऑलवेज ऑफ है तो वेटेड एवरेज करोगे, ऑलवेज डाउन है तो भी वेटेड एवरेज करोगे। बट वेटेड फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, मतलब पहले आप गया, फिर आप गया, फिर डाउन चला गया, फिर आप, तो इस तरह है तो फ्लक्चुएशन है, और फ्लक्चुएशन है तो सिंपल एवरेज करोगे, और ऑलवेज अप या ऑलवेज डाउन है तो वेटेड एवरेज करोगे, ठीक है। तो क्या एक ट्रेंड है, अपवर्ड ट्रेंड है, ऑलवेज ट्रेंड में तो अपवर्ड ट्रेंड मतलब शार्प अपवर्ड, ऑलवेज अप या ऑलवेज डाउन है तो सिंपल एवरेज, सॉरी उस पे केस में वेटेड एवरेज करोगे। सर वेट क्या लेंगे, फर्स्ट ईयर वेट 1, सेकेंड ईयर वेट 2, थर्ड ईयर वेट 3, इस तरह वेट लेके करना होगा। 5 साल का प्रॉफिट दिया था, सॉरी डिविडेंड रेट दिया था, तो फर्स्ट ईयर डिविडेंड into 1, second year plus second year dividend into 2, plus third year dividend rate into 3, plus fourth year dividend rate into 4, अगर 4 साल का ही दिया था, डिवाइड बाई समेशन ऑफ वेट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है ना। वेटेड एवरेज इस तरह हो जाएगा, और फ्लक्चुएट करे तो चारों साल का डिविडेंड रेट जोड़ लो, डिवाइड बाई 4 कर दो, ठीक है ना। ये एवरेज रेट करोगे, एक कंपनी कंटिन्यू डिविडेंड देते जा रहा है तो पास्ट 3 इयर्स का डिविडेंड आपको दिया गया, तो इससे एवरेज करोगे, एक्सपेक्ट करोगे, उससे एवरेज जो है उतना आपको डिविडेंड मिलेगा इस कंपनी से, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, राइट। और नॉर्मल रेट तो इंडस्ट्री में कितना डिविडेंड होता है उसके हिसाब से आप नॉर्मल रेट मिलेगा, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। और डीपीएस कैसे करोगे, और डीपीएस, ठीक है, डीपीएस कैलकुलेशन कैसे करोगे ना, डीपीएस इक्वल टू पेड अप कैपिटल पर शेयर, एक एक शेयर का पेड अप कैपिटल कितना है इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पर शेयर। मतलब कंपनी 40% डिविडेंड दिए, ठीक है ना, डिविडेंड डिक्लेयर किए 40%, तो एक एक शेयर का पेड अप वैल्यू देखो 10 है, तो 10 पे 40% मतलब पर शेयर 4 रुपीज डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। एक एक शेयर का पेड अप वैल्यू 10 है, और बोल दिया डिविडेंड 10%, तो 10 पे 10 1 रुपी डिविडेंड मिलेगा पर शेयर, राइट। तो इस तरह कैलकुलेशन करोगे डिविडेंड पर शेयर। और एक दूसरा है ईपीएस, मतलब अर्निंग पर शेयर, या कहते हैं ना ईपीएस पर शेयर अर्निंग,
इनटू इनटू करोगे डीपी रेशियो। सर डीपी रेशियो मतलब पे डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये रेट ऑफ डिविडेंड पे आउट डिफरेंट है। पे आउट रेशियो हम लोग रेशियो एनालिसिस में आगे जाके पढ़ेंगे। फिर सिक्स सेम में आप लोग जाके डिटेल्स पढ़ोगे इसको रेशियो में। बट यहाँ फिर सिर्फ ये लिख देते हैं डीपी रेशियो मतलब होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये कैलकुलेशन कहते हैं अर्निंग पर शेयर में से कितना डिविडेंड दे रहे हैं, मतलब डिविडेंड पर शेयर बाय ईपी अर्निंग पर शेयर इन 200, ये होता है डिविडेंड डीपी रेशियो। बट यहाँ आपको डीपी रेशियो दे दिया तो ईपीएस से मल्टीप्लाई कर लोगे ना, तो आपको डीपीएस मिल जाएगा। डीपीएस का मतलब क्या बोले, डिविडेंड पर शेयर। डीपीएस का मतलब क्या बोले, डिविडेंड पर शेयर। ठीक है। और ईपीएस का मतलब क्या बोले, ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर। ठीक है। बस ये कैलकुलेशन करोगे और ये कैलकुलेशन करने से आपको ये सारा मिल जाएगा, फॉर्मूला में पुट करोगे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हो जाएगा। यस बोलो, समझ में आया। नाउ इसमें कुछ कुछ हम लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे। समटाइम्स आपको लास्ट फ्यू इयर्स डिविडेंड नहीं दिए, तो इस केस में क्या करोगे आप, उस केस में एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड कैसे फाइंड करोगे, नहीं कर सकते, लास्ट फ्यू इयर्स डिविडेंड रेट ही नहीं दिए। तो इस केस में अब जो नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग पता किए थे, बोलो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट पता किए थे ना, यही मान लोगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, जो भी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट है अर्निंग, उसी को मान लोगे, क्या मान लोगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, राइट। एक बार लिख देते हैं, इफ rate of dividend of company of past years not given, अगर नहीं दिया तो expected rate of dividend equal to expected rate of profit। यस। और टैक्स रेट नहीं दिया तो 30% लेके करना। ठीक है, क्वेश्चन में हो सकता है 50% लेके करें, आपका आंसर नहीं, आपका जो एग्जाम में आएगा, अगर बाई चांस आए एग्जाम पे 30% तो लिख लोगे ना, एज्यूम रेट रेट इतना, तो आपको गलत नहीं होगा। किसी बुक्स में अगर रेट नहीं दिया तो उसमें ये नहीं है कि 50% लेना होगा, अरे आप कैसे 50% ले, हाँ उस टाइम में था, उस टाइम 50% से सब सॉल्व किया, अभी भी 50% लेके करेंगे, वो तो गलत है भाई। टैक्स रेट चेंज होते जा रहे हैं, बहुत रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। यस, कर से क्वेश्चन इससे सॉल्व करें कुछ, एक एक दोनों से एक एक क्वेश्चन कर लेंगे, तो अर्निंग बेसिस और डिविडेंड बेसिस, इससे एक एक क्वेश्चन कर लेंगे, हो जाएगा। तो क्वेश्चन 8 में जो तब आंसर गलत है, लेकिन आंसर से कोई मतलब नहीं है, एक आंसर गलत है, मतलब जो अर्निंग कैपेसिटी यील्ड मेथड से वैल्यू दिया वो गलत है। इसमें तो बहुत कुछ वैल्यूएशन करके दिए, बट क्वेश्चन से हम लोग सिर्फ अभी फिलहाल डिविडेंड बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, सॉरी अर्निंग कैपेसिटी बेसिस पे। ठीक है, मतलब सेकेंड मेथड या यील्ड मेथड जो था ना, डिविडेंड बेसिस या अर्निंग बेसिस, कुछ भी फॉलो करेंगे, ये अर्निंग कैपेसिटी मेथड का क्वेश्चन करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू का नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, और इस तरह क्वेश्चन बहुत देता है, सिर्फ 8 नहीं, ऐसा क्वेश्चन आगे और भी मिलेगा, ऐसा बहुत क्वेश्चन आपको देता है। 6 7 में से उतना नहीं करना है, अगर 7 करना चाहोगे तो कर सकते हो, और सब में आंसर गलत हो सकता है। पहले ना एक डिविडेंड, पहले क्या होता था, एक सर्टेन पार्ट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर तो करना ही होता था ओल्ड कंपनीज एक्ट ओल्ड में। अभी है कि कंपनी ट्रांसफर रिजर्व में करे या ना, कर भी सकते नहीं भी कर सकते, ये यानी कि मिनिमम इतना करना होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए ट्रांसफर टू रिजर्व क्वेश्चन में है तो करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, लेकिन पहले एटलीस्ट कुछ किया जाता था एक सर्टेन रेट, ठीक है ना, इसलिए आंसर में चेंज आएगा। वो पुराना आंसर को हम चेंज नहीं किए, तो उसको इग्नोर करके अब जस्ट वैल्यूएशन कंसेप्ट पे ध्यान दो, हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग ट्राई करोगे, इसमें एसेट बैकिंग भी दे दिया, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू भी लायबिलिटी अप्रोच से करोगे, एसेट्स तो दिया ही नहीं उसमें, लायबिलिटी अप्रोच से करोगे, हो जाएगा। एसेट बैकिंग, फिर अर्निंग कैपेसिटी मतलब यील्ड मेथड से करोगे, ठीक है। यस, तो करना आप लोग ट्राई, और हम क्वेश्चन 8 करके दे रहे हैं। 8 में कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी, उसमें प्रेफरेंस शेयर है, उसमें इक्विटी शेयर है 10 ईच, 9 लाख का बाई 10 तो 90,000 शेयर था, रिजर्व एंड सरप्लस है, फिर डिबेंचर दे दिया, टर्म लोन है, सब लोन डिबेंचर पे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आएगा। एवरेज प्रॉफिट ऑफ कंपनी बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टैक्स, मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स, अर्निंग बिफोर ईबीआईटी दे दी आपको, एवरेज ईबीआईटी दे दी आपको, फिर इनकम टैक्स रेट दे दिए,
और वैल्यूएशन ऑफ शेयर एज्यूमिंग द प्राइस अर्निंग रेशियो, इसमें कुछ बोला नहीं, सिर्फ बोल दिया है कि वैल्यू ऑफ शेयर करो कंपनी एज्यूमिंग दैट द पी रेशियो इज 12, मतलब पी रेशियो से वैल्यूएशन ही तो पूछ रहे आपसे, तो इसमें तो अर्निंग कैपेसिटी पी छोड़ के और कुछ मेथड ही नहीं पूछा, बट इन लोगों ने सारा मेथड कर लिए। अरे नहीं, पी रेशियो बेस बोला, अगर बोल देता आप इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू करो, फिर अर्निंग वैल्यूएशन करो, फिर आपका फेयर वैल्यू करो, तभी ना सभी करोगे। इन लोगों ने सब कर दिए जबरदस्ती। कोई बात नहीं, हम लोग इसमें सिर्फ अर्निंग कैपेसिटी, तो बोलो पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो दे दिए ना, मैंने बोल बताए थे, अगर पी रेशियो दे दिया, यहाँ गया कहाँ, यस 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 यस, प्राइस अर्निंग रेशियो, पी रेशियो का मतलब एक बार लिख देते हैं आप लोग को, फिर इसका मतलब क्या होता है, प्राइस अर्निंग, मार्केट में क्या प्राइस है, और डिवाइड बाय कंपनी पर शेयर कितना अर्न कर रहा है, एमपीएस बाय ईपीएस, इससे आता है पी रेशियो, ठीक है ना। तो प्राइस अर्निंग रेशियो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये फाइंड नहीं करना आपको, तो अगर दे दिया तो फिर ईपीएस से इंटू करोगे, आ जाएगा। तो इसमें प्राइस अर्निंग रेशियो 12 दे दिया ना, मतलब ए दे दिया, तो आपको ईपीएस फाइंड करना है। क्लियर। तो ईपीएस फाइंड करने के लिए बोलो एवरेज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स, मतलब ईबीआईटी दिया ना, तो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम ईबीआईटी, कहीं पे डिप्रिसिएशन भी बोल देता तो ईबीडीआईटी से स्टार्ट करते, कहीं पे ईबीटी से, कहीं पे पैट से, तो कौन सा प्रॉफिट दिया है उस पे, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करोगे, राइट, यस सर। तो हम लोग शुरू करते हैं ईबीआईटी से, तो फाइंड करते हैं ईपीएस ऑफ कंपनी, ईपीएस ऑफ कंपनी, ईबीआईटी कितना दे रहा है ईबीआईटी, 7,22,000, राइट। इससे क्या लेस करोगे, इंटरेस्ट आई है ना, इंटरेस्ट में दो है, डिबेंचर भी लोन है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इसमें दो चीज का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर कितना है 6,50,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10%, तो इनसाइड लिख दो 65,000, और इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, लोन इज गिवन 12 लाख, लोन कितना 12 लाख, और इसमें इंटरेस्ट रेट है 13%, 12 लाख पे 13% करो, एक मिनट, 12 लाख इंटू 13%, 1,56,000, तो टोटल इंटरेस्ट कितना, 1,56,000 प्लस 60, तो 2 लाख 21 इंटरेस्ट। ईबीआईटी से आई गायब हो गया, तो ईबीटी या पीबीटी, ठीक है। अब पीबीआईटी भी लिख सकते हो, कोई क्या प्रॉब्लम है, ऊपर पीबीआईटी लेस इंटरेस्ट, तो पीबीटी, तो 7 लाख से टू 5,01,000, राइट। अब इसमें टैक्स रेट क्या दिया है, यस इनकम टैक्स रेट इज 34%, तो लेस टैक्स, क्वेश्चन में जो रेट है वही तो करोगे अप्लाई, तो 5,01,000 इंटू 34%, ठीक है। तो 50,501,000 इंटू 34% इज 170,340, ठीक है, 170,340, तो पैट आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। तो पैट कितना हो रहा है, 330,660, पैट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, क्या कुछ रिजर्व में ट्रांसफर बोला कि 10% या 15 या 20% प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर करो, नो, नहीं दिए। तो फिर प्रेफरेंस शेयर है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड लिस्ट कर दो, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, प्रेफरेंस डिविडेंड इसमें एक्चुअली आंसर जो दिया वो रॉन्ग होगा श्योर, क्योंकि इसमें वही बोलो ना, एक सर्टेन परसेंट रिजर्व में ट्रांसफर करते ही थे ऑलवेज, वो कंसेप्ट अभी नहीं होगा, इसलिए आंसर तो चेंज जाएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख, उसमें 12%, ऑलवेज कैपिटल पे करोगे, रेट ऑफ डिविडेंड अप्लाई करोगे 12%, 60,000, तो बाकी जो प्रॉफिट बचा किसका, इक्विटी का हो जाएगा, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स,
ठीक है, यस माइनस कर दो तो 3,30,000 से 2,70,660, 270,660 ये आपको मिला प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। देयरफॉर ईपीएस, देयरफॉर अर्निंग पर शेयर, पीपीएस प्रॉफिट पर शेयर, कुछ भी लिखो चलेगा, ईपीएस ही जनरली बोलते हैं। तो ईपीएस इक्वल टू 270,660 डिवाइड बाई, अब इक्विटी शेयर्स काउंट करो, 9 लाख बाई 10 मतलब 90,000 शेयर्स है ना, तो 90 से डिवाइड करो। ठीक है, कितना रहे 270, एक मिनट, 270,660, 270,660 डिवाइड बाय कितना 90,000 इज इक्वल टू 3.007। तो 3 भी लिख सकते, 00 इग्नोर कर सकते, अगर हम लिखे तो 3.01 भी कर सकते, 007 है ना तो 01। ओके, ये लिख लेते 3.01 ना, ईपीएस आ गया 3.01, देयरफॉर वैल्यू ऑफ शेयर, देयरफॉर वैल्यू ऑफ शेयर, कौन सा वैल्यू, यील्ड वैल्यू इक्वल टू ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पीई रेशियो। क्वेश्चन में पी रेशियो दिया है ना, क्या बोला था लास्ट लाइन पढ़ो, कि वैल्यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी एज्यूमिंग द पी रेशियो इज 12, है ना, तो पी रेशियो है तो वैल्यू क्या है, तो 3.00 सॉरी 01 है, मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है, 36 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 3.01 इंटू क्या 12, तो 36.12 वैल्यूएशन ऑफ शेयर के हो जाएगा 36.12, राइट। और एक्स में देखो यील्ड वैल्यू दिया था 31.68, है ना, एक्चुअली उसमें बोला ना रिजर्व में एक ट्रांसफर होता था, वो सब कॉन्सेप्ट आप नहीं होता है, उसमें अगर बोलेगा तभी करोगे, नहीं तो इग्नोर करोगे, पहले करना ही होता था मिनिमम। बोलो समझ में आया, पी रेशियो दे दिया तो ईपीएस फाइंड कर लिए, तो इसमें ये अर्निंग बेसिस पे हुआ वैल्यूएशन, पी रेशियो दिया मतलब अर्निंग बेसिस पे, ठीक है ना, कहीं पे डिविडेंड बेस पे भी होता है। तो क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आएगा क्या बेसिस है, उस बेसिस पे कैलकुलेशन करना। और इतना ध्यान में रखना, अगर सेकेंड मेथड अर्निंग कैपेसिटी यील्ड मेथड दे रहे हैं तो आपको एवरेज प्रॉफिट या प्रॉफिट कुछ साल का दे देगा, ठीक है ना, और नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड ये सब देगा, या नेक्स्ट लास्ट पास्ट 3-4 साल का डिविडेंड रेट था कंपनी का वो दे देगा, 3-4 साल का प्रॉफिट दे देगा। तो अगर ऐसे दे रहे हैं तो समझ लेना कि अर्निंग कैपेसिटी भी हो सकता है इसमें, चाहे वो डिविडेंड बेस पे हो चाहे वो आपका प्रॉफिट बेस पे हो, ठीक है ना, यस। और ओनली एसेट्स लायबिलिटी दे दी है, कुछ प्रॉफिट के बारे में दिया ही नहीं, तो फिर वो इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगा। बैलेंस शीट दिए थे पहले, किए थे ना, उसमें सारा बैलेंस शीट है, और फिर मार्केट वैल्यू चेंज होता है, कहाँ का अर्निंग का कुछ दिया था क्या, नो। तो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कौन सा मेथड आपसे पूछा जा रहा है, बट कहाँ डाउट आएगा तो वो हम लोग आगे धीरे धीरे करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में 8 में सिर्फ लायबिलिटी दिया, एसेट्स कुछ नहीं दिया, तो फिर इसमें जो सॉल्व किए ना इंट्रिंसिक भी किए, मतलब नेट एसेट्स बेसिस पे कैलकुलेशन भी किया गया, ठीक है ना। तो उसमें लायबिलिटी अप्रोच से किए थे ना हम लोग कैलकुलेशन, नेट एसेट्स फॉर इक्विटी, वो लायबिलिटी अप्रोच से दिए, उसको हिसाब से कर लेना, फिर आ जाएगा वैल्यूएशन। मतलब कोई घबराना नहीं है, क्वेश्चन में कुछ क्या पूछ रहे देखोगे उसके हिसाब से सॉल्व करोगे। कहीं पे फेयर वैल्यू दे दिया तो इंट्रिंसिक यील्ड दोनों करोगे, फिर दोनों का एवरेज करोगे, दोनों ही करना होगा, फिर एवरेज करोगे, सिंपल एवरेज, राइट। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें फेयर वैल्यू पूछ लिए, मतलब अब सब तो आ जाएगा इसमें, और गुडविल वैल्यूएशन दे दिया, करना नहीं है, तो क्वेश्चन 9 कर रहे हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन, द बैलेंस शीट ऑफ रिंगबर्ग लिमिटेड एंड कंपनी डिस्क्लोज द फॉलोइंग, कंप्लीट बैलेंस शीट है, लाइबिलिटी साइड इक्विटी शेयर ही है, और सभी फुल्ली पेड अप है, 40,000 शेयर 10 इंच, मतलब इसमें प्रेफरेंस का झमेला नहीं है, सेकंड पार्टली पेड का कोई झमेला नहीं है, और सब तो सेम डिनोमिनेशन, तो कुछ थोड़ा इजी हो गया, लेकिन लेंथी क्वेश्चन इसलिए हो गया, आपसे फेयर वैल्यू पूछ रहे हैं। फेयर मतलब पहले इंट्रिंसिक वैल्यू करोगे फर्स्ट मेथड, सेकंड यील्ड वैल्यू ये भी करोगे, अब इसके बाद एवरेज करोगे, तो मतलब सभी करना होगा, तो लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को शुरू करें। फर्स्ट क्या करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू, तो पॉइंट ए लिख लेते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर,
और इस कैलकुलेशन के लिए फाइंड करेंगे नेट एसेट्स ऑफ जो भी कंपनी का था, रिंगबर लिमिटेड। कंप्लीट बैलेंस शीट तो बोले थे ना, एसेट्स सब कुछ करना। तो एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स है, और नीचे इंफॉर्मेशन फिक्स्ड एसेट्स इंडिपेंडेंटली वैल्यूड एट 3,50,000। ऐसे एसेट्स तो 5 लाख था बुक में, बट इसका वैल्यूएशन किए तो कितना हो गया 350, तो 350 लेंगे। बट बैलेंस शीट में गुडविल था 40, बट नीचे देखो एडजस्टमेंट में बोल दिया 50, तो गुडविल भी लेंगे ना 50,000। और करंट एसेट्स है, इसमें कोई एडजस्टमेंट और नहीं दिए तो करंट एसेट्स बुक वैल्यू लिख देना। करंट एसेट्स है 2 लाख, 4 2 6 लाख। टोटल एसेट्स कितना हो गया 6 लाख, लेस एक्सटर्नल लायबिलिटी। लायबिलिटीज में बोलो क्या एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक डिबेंचर है और एक करंट लायबिलिटी है। डिबेंचर्स कितना 1 लाख, करंट लायबिलिटी 1,30,000। ठीक है, एक ही कॉलम में तो उसमें नेगेटिव माइनस, और कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नो नथिंग, मैस हो गया। और आगे प्रॉफिट दे रहा था 3 साल का, तो उससे तो प्रॉफिट तो सेकंड मेथड हो जाएगा ना, इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करें। और कंटिजेंट कुछ नहीं दिया था, तो ये हो गया नेट एसेट्स। अब इक्विटी लिखने का जरूरत नहीं है, कंपनी भी लिखने का है। अरे इक्विटी का, क्योंकि इसमें इक्विटी से छोड़ के प्रेफरेंस तो नहीं है, तो नेट एसेट्स तो कंपनी जो ही है, जो आया वही तो आपका नेट एसेट्स फॉर इक्विटी हो गया। तो लेस कर दो, टोटल ये था, हम्म, बोलो कितना था, 6 लाख से माइनस कर दो 2,30,000, 2,30,000 इज 3,70,000। Therefore, value of share, net assets by number of shares, net assets divided by number of equity shares। तो 3,70,000 डिवाइड बाई, लाइबिलिटी में देखो 40,000 शेयर से, तो डिवाइड करो 40,000 से। ठीक है, डिवाइड बाई 40,000 इज 9.25। क्या वैल्यू आया, दिस इज 9.25। एक मेथड का हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू, ये आंसर नहीं है, आपसे फेयर वैल्यू पूछा, तो एक पार्ट हो गया ना। सेकंड यील्ड वैल्यू या अर्निंग कैपिटल, यील्ड वैल्यू मेथड। यील्ड वैल्यू तो अब देखो 3 साल का प्रॉफिट दे दिया, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, तो अब सिंपल बात है, प्रॉफिट दे दिया तो अर्निंग मेथड हो जाएगा, प्रॉफिट मेथड हो जाएगा ना, बेस्ड ऑन प्रॉफिट करोगे। इस पे माइनॉरिटी होल्डर मेजोरिटी होल्डर कुछ बोला नहीं, यार कंपनी करना चाहते वैल्यू, या कंपनी का जो प्रोमोटर ग्रुप है जिनके पास मेजर स्टेक है वो करना चाहते हैं, तो बस आप करो ना वैल्यूएशन, आप अब अकाउंटेंट वैल्यूएशन करके दो। तो यील्ड वैल्यू, तो इसमें 3 साल का प्रॉफिट जो दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या दिया है ना, बोल रहे हैं नेट प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स। ओनली नेट प्रॉफिट देने का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्लियर। ओनली नेट प्रॉफिट मतलब कंपनी के लिए टैक्स एक्सपेंसेस माइनस करके जो प्रॉफिट होता है वही कंपनी का अर्निंग्स। ठीक है, तो 3 साल का प्रॉफिट दिया है, और प्रॉफिट देखो फ्लैक्चुएट कर रहे हैं, पहले ज्यादा था फिर घट बढ़ गया फिर घट गया, तो सिंपल एवरेज करोगे, लिखो एवरेज पैट, एवरेज पैट इक्वल टू, कैलकुलेशन करो। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट है 51,600, सेकेंड ईयर प्रॉफिट है 52,000, और थर्ड ईयर प्रॉफिट है 51,650, डिवाइड करोगे 3 से। प्रॉफिट फ्लक्चुएशन तो इसीलिए सिंपल एवरेज करोगे, और प्रॉफिट में ऑलवेज अपवर्ड होता है,
तो फिर वेटेड एवरेज करते, राइट। तो 3 साल का प्रॉफिट जोड़ो और डिवाइड करो 3 से, ठीक है। तो 3 इयर्स का प्रॉफिट क्या है ना, 51 600 प्लस सेकेंड ईयर प्रॉफिट 52,000 प्लस थर्ड ईयर प्रॉफिट 51,650, ठीक है ना। 51,600, 52,000, 51,650, यस। टोटल आपका 155,250 और डिवाइड कर दो 3 से, यस, इतना डिवाइड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट 51,750, 51,750, राइट। अरे 51,750, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला। इससे क्या कुछ रिजर्व में ट्रांसफर बोला? देखो हम लोग कहां से शुरू किए, इस टेबल को देखो, हम लोग EBIT से शुरू किए थे। अगर लास्ट क्वेश्चन को देखोगे, ये आप चेंज नहीं होगा, यही तो प्रॉब्लम है इसमें। थोड़ा ज्यादा टाइम कर लेंगे, चेंज नहीं। EBIT से शुरू किए थे ना इसके, लेकिन यहाँ पैट से शुरू होता है। पैट से क्या, एक तो ट्रांसफर टू रिजर्व है तो करोगे, और प्रेफरेंस डिविडेंड तो लेस करोगे। प्रेफरेंस सर इसमें नहीं है, तो पैट तो है ना। क्या कुछ रिजर्व में ट्रांसफर किए? पढ़ते क्वेश्चन। फिर बोल रहे हैं 3 साल का प्रॉफिट था, ऑफ विच 20% प्लेस टू रिजर्व एनुअली। ओ, इसमें से 20% रिजर्व में ट्रांसफर करना है। लेट्स ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व। कितना परसेंट? 20%। तो ये जो 51,750 आया, इंटू 20% कर लो, ठीक है ना। 51,750 इंटू 20%, तो हो 51,750, तो ये हो रहा है 10,350। कितना है? 10,350। तो माइनस कर दो, ठीक है। तो माइनस कर देते, एक मिनट, 51, तेरी ये इतना झमेला है, कैलकुलेटर नहीं बैठे। 51,350 से, सॉरी 750 से माइनस कर देते कितना, 10,350। तो ये आया 41,400। कितना है? 41,400। तो ये हो गया प्रॉफिट फॉर इक्विटी होल्डर्स। अरे इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि प्रेफरेंस तो है नहीं ना। देयरफॉर अब क्या करें सर, इसमें क्या पी रेशियो दिया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग दे दिया है। देखो नॉर्मल रेट बोल दिया, reasonable in this industry, the yes reserve annually, this proportion been considered reasonable in the industry in which the company is engaged, where the fair investment return on may be taken 10%। तो इसमें नॉर्मल रिटर्न दे दिए, कितना परसेंट? इंडस्ट्री का 10%। तो देखो, अच्छा फेयर रिटर्न दे दिया, सभी तो फुल्ली पेड है। तो अब ईपीएस फाइंड कर लो ना, आ जाएगा ईपीएस बाय नॉर्मल रिटर्न आ जाएगा। या एक्सपेक्टेड रेट फाइंड कर लेते, एक ही बात है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इक्वल टू, ये जो प्रॉफिट आया 41,400 डिवाइड बाय कैपिटल, इक्विटी कैपिटल कितना ना, 4 लाख इंटू 100। फॉर्मूला ऊपर लिखे थे, देख लेना। फॉर्मूला लिखोगे मतलब प्रॉफिट फॉर इक्विटी होल्डर्स बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100 करोगे, ठीक है ना। यस। तो डिवाइड बाय कितना, 4 लाख इंटू 100, मतलब 10.35%। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट बाय आगे कितना, 10.35। नाउ वैल्यू ऑफ शेयर, देयरफॉर वैल्यू ऑफ शेयर इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट, ये अर्निंग लिखो, बाय नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, पेड अप वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेट इज 10.35, नॉर्मल रेट दिया था 10, और एक एक शेयर का फेस वैल्यू भी देखो 10 है, तो 10 10 काट गया, ठीक है। ओके, तो कितना आ रहा है ना, 10.35
10.35। तो सेकेंड मेथड में आ गया वैल्यू कितना, 10.35। अब एवरेज करोगे, आपसे पूछा गया था फाइंड द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। देखो फेयर वैल्यू इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ शेयर क्या है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइड बाय 2। सर ये फॉर्मूला आप तो दिए नहीं, नहीं एकदम शुरू में दे दिए थे, एकदम शुरू में देखो ये यील्ड वैल्यू का शुरू किए, इससे पहले इंट्रिंसिक किए थे, है ना, इंट्रिंसिक किए थे। यहाँ एकदम स्टार्टिंग जहां किए थे मैंने चैप्टर, यहाँ देखो पहले तीन मेथड बताए थे ना इस क्वेश्चन में। एक था इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, सेकंड यील्ड वैल्यू मेथड, थर्ड फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू इक्वल टू क्या लिखे, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइड बाय 2। तो इसमें आपको फेयर वैल्यू पूछ रहे हैं, तो ये फर्स्ट टू तो कर लोगे, इसके बाद एवरेज कर लेना, समझ में है ना। तो बस फर्स्ट टू कर ही चुके, अब एवरेज कर लो, एवरेज कर लोगे आ जाएगा। यस, फेयर वैल्यू शेयर इक्वल टू क्या लिखोगे, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइड बाय 2। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, फर्स्ट कैलकुलेशन देखो 9.25, इंट्रिंसिक वैल्यू इज 9.25, और यील्ड कितना फाइंड किए 10.35, और डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है। 9.25 प्लस 10.25 डिवाइड बाय 2, तो 9 10 19.60, 19.6 है ना, 19.6 डिवाइड बाय 2, 9.8। बस ये पूछा गया था फाइंड द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, तो फेयर वैल्यू होना चाहिए कितना, 9.8। देखोगे आंसर यही दिया है, ठीक है ना। यस सर, तो ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। आपसे पूछा था फेयर वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्या किए, पहले इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब एसिड बैकिंग मेथड से फाइंड किए वैल्यू, फिर अर्निंग से बेसिस पे फाइंड किए वैल्यू, और उसके उसके एवरेज कर दिए, तो आ गया फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है ना। तो तो आज का क्लास यहीं तक की है। अब आप लोग एक दो क्वेश्चंस ट्राई करोगे, क्वेश्चन यस, क्वेश्चन क्या क्या छोड़े थे बीच में, मैंने 4 किए थे, 5 आप लोग ट्राई करोगे। 5 में ना वही पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस है, तो आप लोग ट्राई करोगे कैलकुलेशन करने का, आंसर करेक्ट है। और उसमें पार्टिसिपेटिंग रेशियो नहीं दिया, 4 में तो रेशियो दे दिया था 25%, इसमें नहीं है, तो जो कैपिटल है ना उस रेशियो से करोगे। इक्विटी था 6 लाख, प्रेफरेंस 4 लाख, 6:4 ये रेशियो हो जाएगा इक्विटी प्रेफरेंस का पार्टिसिपेटिंग, ठीक है ना। यस, अब लोग ट्राई करके करना। और 6 इग्नोर इट, 7 करोगे, क्या करोगे 7 करोगे। और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो एकदम सिमिलर टू 8 है, इसीलिए दे रहा हूं। सिमिलर टू 8 क्वेश्चन से आपका कितना नंबर क्वेश्चन है, 16। बीच में कुछ क्वेश्चन है वो लेंदी, हम कराएंगे बाद में, कुछ गुडविल के साथ है, तो गुडविल वैल्यूएशन के बात ही हो सकता है, बट उतना लेंदी अभी नहीं देता है, फिर भी वो बाद में देखा जाएगा, अभी जो पैटर्न आ रहा है उसके हिसाब से कर ले। तो यस, क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, होमवर्क करोगे क्वेश्चन 4, सॉरी सॉरी 4 तो किए थे, क्वेश्चन 5, फिर क्वेश्चन 5 के बाद और कितना नंबर बोले थे, 7। अरे, एंड क्वेश्चन 16। 16 जैसे क्वेश्चन 8 किए थे, प्राइस अर्निंग रेशियो दे दिया, वैल्यूएशन करना, ठीक है ना। यस, यू शुड ट्राई टू सॉल्व दिस। नेक्स्ट क्लास में बस अब इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, और कुछ क्वेश्चंस कर लेने से हो जाएगा दोनों मेथड कवर, ठीक है ना। और फिर जो गुडविल बेस्ड कुछ शेयर्स वैल्यूएशन, जैसे इस क्वेश्चन को ही देखो, इसमें जब इंट्रिंसिक कर रहे थे गुडविल वैल्यू दे दिया था ना 50, कहीं पे बोल देगा गुडविल वैल्यूएशन करने का रूल्स बोल देगा, तो पहले गुडविल फाइंड करोगे, इसके बाद इंट्रिंसिक वैल्यूएशन, और लेंथी हो जाएगा बहुत। बट हाँ, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आया है अभी, तो पहले तो आता ही था 15 मार्क्स में, लेकिन अब 10 मार्क्स जब से कर दिए, थोड़ा टेक्निकली डिफरेंट वे से क्वेश्चन देना शुरू किए, ठीक है। यस, हम लोग उसको करेंगे तो भी वो गुडल के बाद, लेकिन अभी ऑप्शन टाइम उतना नहीं है, तो पहले एक चैप्टर कवर करे, फिर देखा जाएगा, ठीक है। यस करके रखना, नेक्स्ट डे रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट कर लेंगे इसमें से।
अरे क्या हो गया?